भारत माता का जयकारा हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लीजिएगा गोविंद जी सर। गुड आफ्टरनून। नमस्कार सभी को। कार्यक्रम में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, विभिन्न स्कूलों से पधारे हुए विश्वविद्यालय महाविद्यालय और इस क्षेत्र के सभी प्रबुद्धजन। मेरा नाम गोविंद है। मैं जेएनयू में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान में शिक्षक हूं और आपके क्षेत्र से ही संबंध रखता हूं, पश्चिमी राजस्थान से। इस कार्यक्रम की जानकारी मुझे 2 सप्ताह पूर्व ही कमल जी और महेंद्र जी जेएनयू में मुझसे मिलते हैं कि और बताते हैं कि हम एक इस तरह का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं जिसमें सीयूईटी जो एक हमारा प्रोसेस है उसको लेकर के आपको वक्तव्य देना है। तो सर्वप्रथम उस प्रक्रिया में जाने से पहले मैं इस आयोजन के सभी सूत्रधारों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मुख्य रूप से नींव पहल के रविंद्र जी भाटी साहब और विधायक शिव बाड़मेर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी तरफ से एक आमंत्रण भेजा। क्योंकि हम लोग शिक्षण संस्थाओं में कार्य करते हैं लेकिन आना हमारे लिए और कुछ सरकारी बाधाएं रहती है उसको, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने एक आमंत्रण भेजा और उसके माध्यम से मैं आऊँ। दूसरा, बाड़मेर से मेरा ज़्यादा ये दूसरा सरकारी कह सकते हैं तरीके से आगमन कहूँ तो 2018 में मैंने यहाँ एक सर्वे किया था। भारत सरकार की तरफ से मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था और बाड़मेर जिले की 9 पंचायत की मैंने सर्वे की थी और एमजी नरेगा के ऊपर मेरा सर्वे था। अब एक विजिट हुई और दूसरी आज जो सरकारी तौर पे यहाँ पे विजिट हो रही है वो सीयूटी के माध्यम से। और सीयूटी जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो एक प्रोसेस है उसके बारे में मुझे कहा गया बताने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो छात्र छात्रा यहाँ बैठे हैं इस सभागार में, 2001 की बात है, मैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में मास्टर्स कोर्स कर रहा था और आपके क्षेत्र के एक छात्र थे बायतू के रहने वाले। वो जेएनयू में उस समय अध्ययनरत थे और वो रेल के माध्यम से जा रहे थे जोधपुर से दिल्ली और उनका संपर्क एक व्यक्ति से होता है और वो व्यक्ति मेरे मित्र के चाचा जी थे, वो रेलवे में काम करते थे। जब उन्होंने पूछा आप कहाँ से, तो मैं बाड़मेर से हूँ, बाड़मेर के बायतू जिले से हूँ और बायतू तहसील है बाड़मेर जिला, और मैं अभी जेएनयू में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो उनको बड़ा शौक हुआ, जेएनयू में पढ़ाई कर रहे हैं, बाड़मेर से हैं। हमारे तो बच्चे अभी जोधपुर में पढ़े, उन्होंने अभी ऐसा कुछ सुना नहीं। अब बायतू से जेएनयू में पढ़ाई कर रहे हैं, वो उसमें रशियन लैंग्वेज में बीए कर रहे थे। तो उन्होंने अपना एक संपर्क सूत्र, उसमें जो भी मोबाइल तो होते नहीं थे, कि जब नेक्स्ट टाइम जब जोधपुर आओ तो मेरा एड्रेस है और मेरे भतीजे जो जेएनयू में पढ़ रहे हैं उनसे, जवाहरलाल नेहरू मैंने ही जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनसे आप एक थोड़ा सा गाइड कर लीजिए तो हो सकता है एक संपर्क बने और मेरे भतीजे का भी एडमिशन जेएनयू में हो जाए, क्योंकि जेएनयू का नाम सुना है। और ऐसा ही सिलसिला शुरू हुआ। वो जेएनयू से जब नेक्स्ट टाइम जोधपुर आते हैं तो हमसे प्राइवेटली मिलते हैं और उन्होंने बताया ये प्रोसेस है और उसका आउटकम मैं हूं कि आप कि बायतू से ही एक बड़े व्यक्ति के संपर्क में आने से मेरा जेएनयू में सिलेक्शन होता है एमफिल पीएचडी के लिए, वहां से कोर्स करता हूँ, उसके बाद एक शिक्षक के रूप में मैं वहाँ कार्य कर रहा हूँ। और ये इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ सीयूटी और इंफॉर्मेशन का क्या इशू है कि उस समय सूचनाएं हमारे सामने नहीं होती थी। किसी के संपर्क में आने से पता चलता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने सीट्स है, कितने छात्र पढ़ते हैं, क्या सुविधाएं हैं, क्या वहां का माहौल है और कितना खर्चा होता है। सब कुछ धीरे धीरे सूचनाओं के माध्यम, सूचनाएं मतलब व्यक्ति होता था, कोई सोशल मीडिया उसमें नहीं होता था। तो कहने का मतलब है कि अब जो आज हम लोग इस सभागार में हैं और उस प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं कि सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है, ये कॉमन हो गया। 2022 के बाद एक ऐसी व्यवस्था हो गई कि भारत के कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है या कोई राज्य स्तर की विश्वविद्यालय है या फिर कोई प्राइवेट विश्वविद्यालय, उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल गया है। और सीयूटी की एक उपयोगिता यह है कि आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका कोई भी भाषाई बैकग्राउंड हो या फिर आपकी कोई क्षेत्र हो, उन सबसे आगे होकर के, क्योंकि पहले भाषा एक बहुत बड़ा इश्यू होता था कि जेएनयू जैसी संस्था में एडमिशन के लिए आपको इंग्लिश आना जरूरी है, आप एग्जाम भी इंग्लिश में देंगे या फिर आपकी जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है उसमें देना होता था। लेकिन ये सीयूटी के आने के बाद ये बहुत सारी चीजें बदल गई है कि अब आप किसी भी संस्थान 49 केंद्रीय स्तर की विश्वविद्यालय और संस्थाएं, उसमें आप अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं, वहां एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा,
राज्य स्तर की जितनी भी विश्वविद्यालय उसमें आप अपना एडमिशन करा सकते हैं, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो कॉमन एक प्लेटफॉर्म जो है आपको 2022 से मिला है। तो एक कह सकते हैं कि वो एक समय था 2001 और 2 का, जिसमें हम लोग ये नहीं जानते थे कि कहाँ एग्जाम हो रहा है, उसका फॉर्म कहाँ से आएगा, उसके लिए कितनी फी होगी, किस तरह के सब्जेक्ट होंगे, कौन सा विश्वविद्यालय अच्छा है, कौन सा विश्वविद्यालय अच्छा नहीं, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। तो सीयूटी के आने से एक चीज हमारे सामने आई कि हम लोग ये बात जानते हैं कि सीयूटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको लाने की वजह यह है कि हम लोग किसी भी भाषा, किसी भी क्षेत्र को और किसी भी बोर्ड हो, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे स्टेट का हो, उसमें कोई भी एप्लीकेंट जाकर के अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। उसका एक फायदा है कि आपको जितना भी पेमेंट है सब्जेक्ट वाइज लगेगा और ये आपको प्रोसेस में लाने का एक तरीका है। ठीक है। दूसरा, इसको कंडक्ट कराने के लिए अभी ईश्वर जी ने बताया कि एनटीए जैसी एक एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लाया गया है। हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल पे यूजीसी होता है, स्टेट लेवल पे अलग अलग बोर्ड होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसी एजेंसी को आगे ले आए हैं जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक टेस्ट करा रही है, अलग एग्जाम कराती है आपको, जेई का, नीट का, बहुत सारे एग्जाम से जो कौन करा रहा है, एनटीए करा रहा है। और सीयूटी भी उसी का एक कंपोनेंट है जिसमें आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम देने का मौका मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। इसमें जितने भी एग्जाम होते हैं इसमें सब कुछ आपका जो यूजी स्पेसिफिक है, क्योंकि यहाँ मुझे बताया गया कि 12वीं के छात्र या जो अपियरिंग है, जिन्होंने 12th कर लिया है, वो इसमें अपियर होने की होते हैं। तो इसमें आपका 12th जो पास कर चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है और जो अपियरिंग है, वो इसमें अपना एग्जाम दे सकते हैं सीयूटी के माध्यम से। और दूसरा, अलग अलग इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स है, इसमें आपको अलग अलग मूल्यांकन किया जाता है। इसमें 37 डिफरेंट एस्पेक्ट है, जिसमें 13 लैंग्वेज है और 23 सब्जेक्ट्स है और एक जीटीए के माध्यम से आपका टेस्ट होता है। तो इस तरह का पूरा प्रोसेस है जिसमें आपको लाया जाएगा। देन मल्टीपल एंट्रेंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के 52 कॉलेजेस हैं, जिसमें डायरेक्ट आपको आर्ट्स से रिलेटेड जैसे पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का मौका मिलेगा, या फिर साइंसेस का, बीएससी का, या फिर कहीं इंजीनियरिंग कोर्सेस है, जैसे जेएनयू में आप जाएंगे तो एमबीए का भी कनेक्ट हो गया है सीयूटी से, या फिर योगा कोर्स। तो आपको एक नया प्लेटफॉर्म मिला है जिसके माध्यम से आप इसको एंटर करते हैं। इससे क्या है कि एक सबसे बड़ी चीज जो सीयूटी के आने से क्या हुआ कि एक जो फाइनेंशियल बर्डन जो होता है, आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग एप्लीकेशन डालने पड़ते थे, 10 जगह 20 जगह। अब क्या है, आपको एक प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम 2000 में आप क्या कर सकते हैं, पूरी इंडिया की 5 जगह किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसका प्रोसेस का पार्ट है। नेक्स्ट स्लाइड। देन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, इसकी वजह बताई गई कि बोर्ड अलग अलग है, सीबीएसई है, आईसीएसई है, फिर स्टेट बोर्ड होते हैं, ओपन स्कूलिंग वाले होते हैं। लेकिन जब आप ओपन वाले कहीं सरकारी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनको अलग नजरिए से देखा जाता था, उनके एडमिशन को लेकर के एक कहते कि उनको उस तरह से एक्सेस नहीं था। बट सीयूटी के आने से क्या हुआ कि आपको एक एक्सेस पॉइंट मिल गया कि आप प्राइवेट से हो, चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी से हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे, लेकिन आपका बोर्ड का कोई वेटेज नहीं, आप कहीं से भी आ रहे हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। देन मेरिट बेस्ड एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। पहले क्या होता था कि मेरिट का पता नहीं चलता था, कि आपका मार्क्स जो आए हैं उसको पता भी नहीं चलता। लेकिन अब क्या है, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, उसमें एमसीक्यूज होते हैं, एमसीक्यूज के माध्यम से आप क्या करने अपने टेस्ट को देंगे, उसके बाद आपकी मेरिट होगी और यूनिवर्सिटी के जो कट ऑफ लिस्ट होती है उसके अंदर आपका एडमिशन होता रहेगा। और देन इसमें एनटीए का एक रोल बताया। नेक्स्ट स्लाइड, आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट। देन एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म लाने का एक प्रोसेस है, एंड देन प्रोफेशनल एप्टीट्यूड डेवलप करने का प्रोसेस है, और देन इंफॉर्मेशन को कैसे और रिसर्च को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें इसका रोल है। नेक्स्ट, नाउ द टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। सीयूटी के अंदर 3 तरह के एग्जाम, 4 तरह के अलग अलग 3 तरह के एग्जाम होते हैं। एक यूजी के लिए, एक होता है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, एंड देन डॉक्टरल और डॉक्टरल एग्जामिनेशन। 3 तरह के अलग अलग तरीके, जिसमें यूजी तो आपके लिए सबसे जो एंट्री पॉइंट है जो है स्नातक, जिसको कहते हैं यूजी कोर्स, उसके लिए ये जरूरी है। नेक्स्ट, देन किस तरह के एडमिशन का क्या प्रोसेस है, इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जैसे बीए, एलएलबी, बीएससी, एमएससी एटसेट्रा, जो भी इस कोर्स में आते हैं। देन मल्टीडिसिप्लिनरी एंड वोकेशनल कोर्स है, जैसे डीयू के अंदर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, जेएनयू में भी कुछ सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं जो वोकेशनल के लिए है। देन एलिजिबिलिटी, अभी ईश्वर जी ने बताया कि 12th पास होना चाहिए, या फिर कोई 12th में अपियरिंग है वो इस प्रोसेस में आ सकता है। देन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और उसका मैच, ये भी एक प्रोसेस का पार्ट है कि आपका सब्जेक्ट क्या, आपने हिस्ट्री पढ़ा, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, बॉटनी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी है उस कॉम्बिनेशन में आपको एप्लीकेशन डाली। ये नहीं कि आपका कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो हो सकता फॉर्म के बाद आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर के दिक्कत आ सकती है। देन 3 तरह के इसमें स्टेप्स होते हैं, 3 सेक्शंस ऑफ द सीयूटी। नेक्स्ट, फर्स्ट दैट इज पहला जो है लैंग्वेज टेस्ट होता है। तो लैंग्वेज में क्या है, आपको
एसेस करते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है, कंप्रहेंशन को लेकर के वोकैबुलरी क्या है, ये सब चीजें फर्स्ट सेक्शन में आपके टेस्ट के पार्ट है। दूसरा, लैंग्वेज जो ऑफर होती है, हिंदी, इंग्लिश और रीजनल और फॉरेन लैंग्वेजेस, लाइक जेएनयू में बहुत सारी भाषाएं वहां पे हैं। एक पूरा स्कूल है जहाँ पे हमारे कमल जी वहां से आते हैं जेएनयू से, वहां पे बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन होता है। बीए में बीए ऑनर्स डिग्री दी जाती है, तो बहुत सारी भाषा, वहाँ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था। विक्रमादित्य जी ने बोला कि 4 साल या 5 साल के कोर्स करने के बाद वो लोग एम्बेसी में मिलेंगे या फिर यूएनओ में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसको उनको भाषा की जानकारी दी जाती। दूसरा है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, ये है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड अकाउंटेंसी इन बिजनेस। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स, ये आपके डोमेन से रिलेटेड है। जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए तो उसके लिए आप एनटीए की साइट पे, वेबसाइट पे जाएंगे सीयूईटी के अंदर, तो आपको एक सब्जेक्ट का सिलेबस मिलेगा, उसी की तैयारी करनी। जैसे ईश्वर जी ने बताया 11वीं और 12वीं, 2 ऐसे एनसीईआरटी की किताबें जिसको आप पढ़ लेंगे तो आपका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के किसी भी कॉलेज में हो जाएगा। ठीक है, हाँ 12वीं की, 11वीं 12वीं में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एनसीईआरटी के पढ़ने से आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट, देन थर्ड स्टेप क्या है, इसमें टेस्ट में क्या क्या है, एक तो जनरल नॉलेज होता है, बेसिक आपका अवेयरनेस से रिलेटेड होता है। दूसरा, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीडिंग रीजनिंग के बारे में होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में होता है, देन डाटा इंटरप्रिटेशन एंड बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स के बारे में, ये सब चीजें छोटा छोटा पोर्शन होते हैं। देन सीयूटी जो है मार्किंग के बारे में बताया आप ईश्वर जी ने, नेगेटिव मार्किंग होती है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि आप एक क्वेश्चन करते हैं तो उसका 0.25 यदि गलत करेंगे तो 1 का माइनस हो जाएगा। 5 एक मान लो क्वेश्चन सही किया और 1 गलत किया तो उसका 0.25 कम हो जाएगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज करने से, आप किसी भी एमसीक्यू टिक करने से पहले ये सोचे कि सही है तब ठीक है, नहीं तो उसको आप छोड़ सकते हैं। कम से कम आपका नेगेटिव मार्किंग ना हो। यदि आपने 5 क्वेश्चन सही किए और 15 गलत कर दिए तो आपका कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। तो आप कोशिश ये करिए कि इस एग्जाम में मार्क्स को ध्यान में रखते हुए नेगेटिव में मत जाइए, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट, देन सीट कोटा भी है इसमें, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से रिजर्वेशन भी है। ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 50 से 60% रहता है, ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, एंड देन फिजिकली चैलेंज और डिफरेंटली एबल्ड के लिए 5% कोटा, दैट इज अबव। नेक्स्ट, देन पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज, आप कह सकते हैं इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। जैसे 49 तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है, जिसमें आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी देख सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एशिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी में नाम आता है एरिया वाइज, और जेएनयू का नाम भी आता है, डीयू का। लेकिन यदि इंटेक के मामले में जाएंगे तो 79,000 सीट्स किसके पास है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद। बट एरिया वाइज यदि कोई कैंपस है सबसे बड़ा इंडिया में, किसके पास है, बीएचयू के पास है। और एक कंप्लीट यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, उसमें आपको हर कोर्स, तंत्र मंत्र विद्या भूत के बारे में स्टडी करना है या फिर साइंस एडवांस, जितना भी एडवांसमेंट है वो वहां पे मिलेगा। तो कहते पुरातन से लेकर के नए ज्ञान के बारे में आपको सब नॉलेज तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मिलेगा। तो कहते एक बड़ा विश्वविद्यालय सीट के साइज हिसाब से कौन सा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें 79,000 सीट्स होती है टोटल। आपके लिए सबसे बड़ा यदि कोई जहां कॉम्पीट करना है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। उसके बाद दूसरा जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां पे 9,000 सीट्स होती है। तो कहते हैं एक बहुत बड़ा स्कोप है यदि आप 5 यूनिवर्सिटी को टारगेट करके चले, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देन एएमयू, जामिया मिलिया और जेएनयू, इसी में आप अप्लाई कर देंगे तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिले, क्योंकि इनको मिलाकर के 1 लाख के करीब सीट्स पूरे देश की यहाँ है। इसके बाद आपको मैं कुछ यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया बताऊं, क्योंकि जेएनयू का, डीयू का, बीएचयू का, उनका एक एडमिशन प्रोसेस डिफरेंट है। सीयूटी के अंदर तो आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ स्पेसिफाई किया कि हमें किस तरह के स्टूडेंट्स चाहिए, कितने परसेंटेज होना चाहिए, क्या एज होना चाहिए, फिर उनका डोमेन सब्जेक्ट क्या होगा, वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है। आप ये नहीं सोचे सीयूटी के एग्जाम में सब कुछ क्लियर है, नहीं, आपको उसके बाद यूनिवर्सिटी के पास जाना होगा कि उस यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्ट्स को देखना होगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। कि बीए करना है तो लैंग्वेज के लिए आपका, मान लो आपने कुछ पढ़ा नहीं है, या फिर आपको कॉमर्स करना, आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है, तो आपका मैच नहीं करेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका जो है, आपने जो पढ़ाई की है 12वीं तक, उसमें कौन सा सब्जेक्ट था, और उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको एडमिशन किस यूनिवर्सिटी में मिल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो सब मिलेगा, बट आपको जब जामिया में जाना है, जेएनयू में जाना है, बीएचयू में जाना, फिर आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। वहां की कुछ गाइडलाइन सीयूटी के अंदर है, लेकिन यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक है। तो ये जो मैंने कुछ यूनिवर्सिटी के नाम बताए इंडिया की बेस्ट या टॉप, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का भी नाम आता है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ अक्रॉस इंडिया। आपको अभी पता होना चाहिए 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे पूरे कंट्री में है, हर स्टेट में, और कुछ स्टेट में 2 से ज्यादा भी है। यूपी में ज्यादा है, फिर राजस्थान में हमारे एक है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, दैट इज लोकेटेड इन किशनगढ़, आप कह सकते हैं किशनगढ़ में है। तो कहते 44 हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जहां पर
बहुत सारे कोर्सेस है और ये पहले हमें पता नहीं होता था, लेकिन अब सीयूटी के आने से क्या हुआ कि हम उन यूनिवर्सिटी के भी कोर्स ले सकते हैं। आज के टाइम में आंध्र प्रदेश में भी हमारा स्टूडेंट जाकर पढ़ सकता है, या फिर आप तेलंगाना में भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उस कोर्स की इन्फॉर्मेशन है। आपको एआई पे करना है तो आप कोसरा गार्ड चले जाइए। बहुत सारे कोर्स अभी यूजी लेवल पे स्टार्ट हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। विक्रमादित्य जी का और ईश्वर जी ने कहा था कि अब एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई कि आज इंजीनियरिंग करना कोई पसंद नहीं कर रहा है, मेडिकल से ज्यादा एआई पे ध्यान दे रहे हैं। माइक्रोचिप के बारे में बात करते हैं, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमारे यहाँ कोई सूचना नहीं। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो इस तरह के कोर्स ला रहे हैं, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी और पात्रता की शर्तें क्या है कि आप यूनिवर्सिटी सीयूटी एग्जाम में क्या क्या पात्रताएं होती है। नेक्स्ट स्लाइड। पहला दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मैंने एक स्लाइड बनाया है, फिर अलीगढ़ के लिए, फिर जेएनयू के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबिलिटी कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए, जो आप लोग सभी है जिन्होंने 12th पास कर लिया या जिनका रिजल्ट अभी बोर्ड के एग्जाम होंगे 1-2 महीने में, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा वो भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी अपीयरिंग है। और जो कोई ड्रॉप भी कर चुका है वो भी इसमें, क्योंकि अपर लिमिट नहीं है। जैसे जेएनयू में 17 साल मिनिमम एज रखा हुआ है एडमिशन के लिए, बट यहाँ पे सीयूटी के कुछ यूनिवर्सिटी में मिनिमम एज नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम एज का फैक्टर आता है, लेकिन मैक्सिमम एज का कोई ऐसा इश्यू नहीं है। क्योंकि कुछ 2 साल से ड्रॉप कर दिया, कहीं पीटी जेई और नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब उसको वहां अटेम्प्ट खत्म हो गए, उसको बीएससी करना है, तो विद्यार्थी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ड्रॉपर को भी यहाँ चांस दिया जाता है। फिर इसके साथ आपका जो एक चीज है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि 12th का मार्क्स जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अलग अलग तरीके से रखा हो। कोई कहता 40% पे हम लेंगे, आप एपीआर हो सकते हैं, 45 पे एडमिशन ले सकते हैं, ये सब कुछ है। लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। आप उस एप्लीकेशन के लिए आप जा रहे हैं, एक पोर्टल पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन के टाइम में बहुत सारी चीजें मैटर करती है। पहला चीज है कि आपका एग्जाम तो हो गया, एग्जाम के बाद आपका मेरिट जो है, आपका 12th का भी मार्क्स कभी कभी उसमें काउंट होगा। काउंट कैसे होता है? यदि आपने एक ही मार्क्स में मान लो 200 पे 10 स्टूडेंट आ गए, सीयूटी का स्कोर है 200, सबका आ गया, जैसे 50 लोग होंगे, लेकिन अब 50 में से सीट 2 ही बची किसी यूनिवर्सिटी के पास, तो 2 लोग कौन होंगे जिनको एडमिशन मिलेगा? स्कोर सबका बराबर है, लेकिन 2 को लाने के लिए क्या किया जाएगा कि आपका 12th के मार्क्स भी देखे जाएंगे, जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उसको एडमिशन मिलेगा। तो ये मत सोचिएगा हमने 45% या 40% लेके आए और हमारा सीयूटी में हमने जाके एग्जाम दे दिया और हमारा एडमिशन होगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि एग्जाम तो ठीक है, अपीयर हो रहे हैं, लेकिन आपको उस मेरिट में, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जेएनयू में एडमिशन लेना है, बीएचयू में, तो आपको टॉप में जाना है। फिर उसके साथ साथ 12वीं के मार्क्स भी मैटर करते हैं। फिर मार्क्स तो आ गए, हो सकता है ऐसा भी हो उन 50 लोगों में जिसमें स्कोर सबका 200 है, लेकिन उनके मार्क्स भी हो सकता है बराबर हो, 12वीं के स्कोर और 12th के मार्क्स भी ऐसे होंगे, बराबर होंगे, तो किसको एडमिशन मिलेगा? जो ज्यादा एज का होगा, जिसने ड्रॉप किया होगा, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको सीट मिल जाएगी, क्योंकि प्रायोरिटी दी जाती है किसको? हमारे यहाँ है ना कि जो एज होता है उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने भी ये डिसाइड किया है कि ऐसा कभी केस होगा तो मार्क्स को लेकर के भी हमें सोचना है कि हमारे पास 2 सीट है, लेकिन 2 सीट पे स्कोर और 12th के मार्क्स को करने के बाद भी 10-15 लोग आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें सीट 2 है, तो क्या करेंगे? उन 10-15 में से उन दोनों को लेंगे जिनके एज ज्यादा है। तो ये एक फैक्टर हुआ कि मार्क्स कितना होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, तो बीएससी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि 40% तक एडमिशन होता है, और बीकॉम के लिए 45% आप 12वीं मिलाएंगे तो एडमिशन के लिए एलिजिबल है, और बीटेक के लिए कुछ कोर्सेज है उसमें आपके लिए उन्होंने 60% रखा हुआ, 12th का 60% होगा तभी आप उसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल है। सीयूटी के स्कोर को, मतलब सीयूटी में जब अपीयर होंगे उसके लिए आपसे पूछा जाएगा कि इस कोर्स के लिए आपके 12th में 60% है, तभी आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट, देन सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट। सब्जेक्ट का एक लिस्ट है कि आपको 37 टोटल एरियाज है, जिसमें 13 लैंग्वेज है और 23 सब्जेक्ट है और एक जीटीए है। जनरल जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो बीएचयू लेता है, वो स्पेसिफिक है उनका कि हमारे पास टोटल 37 अलग अलग एरिया है जिसमें आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं। तो पहला हो गया 13 लैंग्वेज, दूसरा 23 सब्जेक्ट और 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो बीएचयू के लिए स्पेसिफिक है, और बहुत कम इंस्टीट्यूट उसको ऑप्ट करते हैं, उन्होंने इस क्राइटेरिया रखा। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि हम लैंग्वेज में जा रहे हैं तो लैंग्वेज किस यूनिवर्सिटी में, इफ्लू है, आपने सुना होगा हैदराबाद में, और जेएनयू में लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं। तो कहते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लेवल की जो लैंग्वेज की पढ़ाई होती है वो कहाँ होती है? हैदराबाद में, और दूसरा कहाँ हो रहा है? जेएनयू में, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। फिर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और जियोग्राफी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स जो भी पढ़ना चाहें उसकी लिस्ट है, और उसका सिलेबस सर ने बताया कि nta.cut.nic.in पे आप जाएंगे तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। देन जेएनयू का आप देखिए, जेएनयू में
तीन तरह के कोर्स होते हैं अभी। पहले तो सिर्फ लैंग्वेज होता था, अब इन्होंने मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस किया है और उसके साथ योगा कोर्स है। और जेएनयू के लिए एक स्पेशल बात यह है कि वो डिप्राइव्ड जो होता है एरियाज जैसे बाड़मेर उसमें आता है, यदि आप सीयूटी स्कोर के साथ 6 मार्क्स का आपको रिलैक्सेशन मिलता है कहां के, बाड़मेर के स्टूडेंट्स को, कि आप लैंग्वेज में एडमिशन ले ले, आपका एडमिशन यदि जनरल कैटेगरी में 55% पे हो रहा है और आपके 49 है तो बाड़मेर से तो आपका चांस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि डेप्रीवेशन पॉइंट दिया जेएनयू ने कि कोई ऐसे एरियाज है टोपोग्राफी के लेकर के, ज्योग्राफी को लेकर के और कुछ क्लाइमेट कंडीशन से एरिया वाइज, तो उस एरिया को अपलिफ्ट करने के लिए वहां के स्टूडेंट को क्या करते हैं कि उनको भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होना चाहिए। दिल्ली का एक स्टूडेंट होता है, एक बाड़मेर के गडरा रोड के स्कूल से पढ़ रहा है, वो कॉम्पीट कर रहा है, तो उसको कैसे आप कॉम्पीट कराएंगे जेएनयू के लिए? तो कहा कि 5 to 6% रिलैक्सेशन होना चाहिए। देन फॉर गर्ल्स आल्सो जेएनयू गर्ल्स के लिए भी एक पॉइंट देता है कि इस एरिया के गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है, डेप्रीवेशन पॉइंट्स होते हैं कि आप वो जेएनयू डिसाइड करता है, तो वो रोटेशनल बेसिस, कभी जैसलमेर को देंगे, कभी बाड़मेर को दे देंगे, कभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को दे देंगे, या फिर कभी हिमाचल या उत्तराखंड के किसी या जम्मू कश्मीर के स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट को वो रोटेट करते हैं, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। नहीं तो हो सकता है जैसलमेर से या बाड़मेर से स्टूडेंट जो हिंदी माध्यम से पढ़े और जाकर के जेएनयू में पढ़ाई करे, ऐसा बहुत रेयर होता है। क्यों? क्योंकि जेएनयू एक ऐसी संस्था है जहां पे उस एरिया के लोगों की जो एक कहते बैकवर्डनेस हम नहीं कहेंगे, कह सकते हैं कि हम उस मुख्य धारा में नहीं आ पाए, कुछ वजह रही है और उस वजह को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं और उसमें एडमिशन में हेल्प मिलती है। तो जेएनयू के लिए आपको कह सकते हैं योगा कोर्स है और अब इंजीनियरिंग भी है वहां पे, मैनेजमेंट कोर्स भी आया है और लैंग्वेजेस में, लेकिन वहां हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, बीएससी, ये वहां पे कोर्स जेएनयू में नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे उस तरह का कोर्स अभी आए नहीं। इंजीनियरिंग है, एमबीए है, योगा है और कुछ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स है जो आप 12th के पास करने के बाद वो एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू का आपको मैंने बताया होगा, मैंने 3 साल वहां काम किया था और एज एसोसिएट में वहां रहा हूं। तो एक कंप्लीट कैंपस जिसको बोलते हैं, और डीयू और जेएनयू के बाद यदि अभी आपको एडमिशन लेने का कभी मन हो तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और विक्रमादित्य जी और इन्होंने भी बोला कि एक आध्यात्मिक शहर है, काशी जिसको बोलते हैं, मोक्ष के अंतिम जो यात्रा जो होती, कहते हैं वहां जिसको बनारस चला गया वो समझ लो सब कुछ मिल गया, जिंदगी का एक जो होता है मकसद उसको मिल जाता है। तो बीएचयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कंप्लीट यूनिवर्सिटी कहते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सब कोर्स मिलेंगे आपको, आप हिस्ट्री पढ़ना चाहे, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, बीएससी में जो भी, तो ये सब आपको वहां देखने को मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया आप इसमें देख सकते हैं कि 50% है कुछ कोर्सेज के लिए, मिनिमम 50% आपके 12th में होने चाहिए, और एससी एसटी ओबीसी के लिए जो रिलैक्सेशन है वो रहेगा, ये भी उसका पार्ट है। देन उसमें आप बीए के लिए या फिर बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स है वहाँ पे, और नेपाल सेंटर है, अलग अलग कंट्री के सेंटर पे स्पेसिफिक है, वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यूनेस्को की बहुत सारी चीजें वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी के लिए भी बहुत सारे कोर्स है, आपको एडवांस कोर्स वहाँ पे मिलेंगे, जो हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट नहीं किया क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस अभी जो है बीएचयू के पास है। तो बहुत सारे एडवांस कोर्स जो है आपको बीएचयू में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, मुझे लगता है मुझे अभी चिट दिखा दी गई कि आपका समय ज्यादा हो रहा है, थोड़ा समय के अभाव है, और दूसरा लंच टाइम भी हो रहा होगा, तो थोड़ा सा मुझे इन यूनिवर्सिटीज के बारे में कम बता करके उस प्रोसेस में जाना चाहिए, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर, और देन ऑल दिस फॉर्मेलिटीज। नेक्स्ट, ये 2 स्लाइड आगे लीजिए, 2-3 स्लाइड और आगे। और नेक्स्ट और आगे और नीचे नीचे हाँ होता है।
रजिस्ट्रेशन ऑन एनटीए सीयूईटी पोर्टल। अब आपको ये चीज सबको आना चाहिए कि आपको इस प्रोसेस में आने के लिए आपको एक वेबसाइट को एक्सेस करना है, जिसका लिंक है cuet.nta.nic.in। उस पर जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है और उस पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके करेंगे। एक कॉलम आएगा, उस पर आप जो करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, उसमें आपको क्या क्या डिटेल देनी, कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये आपके पास होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स अभी तक ईमेल नहीं बनाए हैं, जनरली क्या करते हैं, ई मित्र जाते हैं और ई मित्र वाले का दे देते हैं ईमेल आईडी, और जब उनका एडमिट कार्ड आता है फिर आपको वहां जाना है। तो जो भी अभी स्टूडेंट्स है जो 12th में हैं या जो पास कर चुके हैं, वो अपना ईमेल आईडी जरूर रखें, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी डेट्स आती है, जो भी प्रोसेस है, वो आपके ईमेल आईडी से होता है। तो आप जीमेल पे अपना ईमेल आईडी ओपन करें। देन फिलिंग द सीयूईटी यूजी एप्लीकेशंस, पहले तो नेम, फादर्स नेम, जेंडर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर आल्सो, 3 जेंडर्स आर देयर। कि पहले मेल और फीमेल होता था, अब इसके साथ साथ एक थर्ड जेंडर को भी रिकॉग्नाइज किया गवर्नमेंट ने, तो वो भी एक ऑप्शन होता है। ठीक है। देन नेशनलिटी कैटेगरी, यू शुड पुट योर ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी और व्हाटएवर, तो वो भी आप इसमें रखेंगे। देन नेशनलिटी इंडियन, देन आधार और अदर आईडी। मान लो आपके पास आधार आजकल मैंडेटरी है और दूसरा स्टूडेंट्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है, तो आपके पास आधार होगा तो उसी से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। देन करस्पॉन्डेंस एड्रेस, कहां पर आप मान लो गांव से है लेकिन आप शहर में रहें तो वहां का एड्रेस देंगे। देन परमानेंट एड्रेस, परमानेंट मतलब जिस गांव से है या जिस तहसील से, उस एड्रेस को लिखेंगे। देन स्टेप 4, सिलेक्शन ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम्स। आपको विश्वविद्यालयों का चयन करना है कि आप एक साथ कितने विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए प्रोसेस करा रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या बीटेक के लिए कर रहे हैं या बीए के लिए कर रहे हैं, मेरा नाम नरेंद्र सिंह भाटी द्वारा, जिला जैसलमेर, और मैं वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के क्लोडमल कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र हूं। आज मैं कोड अलग अलग हैं, बहुत सारी लिस्ट है कोर्स की। देन लिमिट ऑफ नंबर ऑफ द यूनिवर्सिटीज, कि आपको लिमिट ध्यान रखना है कि कितनी मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में और कितने सब्जेक्ट को आप, मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट को आप ऑप्ट कर सकते हैं, और ये आपको ध्यान रखना है। देन सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, उसमें 13 लैंग्वेज, 20 लैंग्वेजेस, तो उसको भी आइडेंटिफाई किया गया। देन डोमेन सब्जेक्ट, जिसमें आप अपने सब्जेक्ट जो 12th में पढ़े हैं उसको रखेंगे। देन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे, पहला फोटोग्राफ चाहिए आपको, जो कि 10 to 200 KB का होना चाहिए। देन सिग्नेचर, दोनों जेपीजी और जेपीजी साइज में 4 to 30 KB का होना चाहिए। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी मींस कंफर्मेशन पेज एंड देन पेमेंट रिसीट एंड फाइनल फील्ड एप्लीकेशन को आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया में मान लो 12 स्टेप्स है, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट देयर आर 12 स्टेप्स, और उसमें आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आएगा जब आपका एग्जाम होगा। फॉर एग्जांपल मई में जब एग्जाम होगा तो उससे 15 दिन के पहले आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस होता है, और उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम भी मई में है, और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन, और उसके बाद लास्ट स्टेप होता है यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, कि आपकी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग जो है वो जरूरी है, को ध्यान रखना और स्टेप को फॉलो करना है। और इस तरह से नेक्स्ट एक स्लाइड, लास्ट 2 स्लाइड दिखा दीजिए, और चलते जाइए, नेक्स्ट 2-3 और चलते जाइए, 2-3 से और पीछे चाहिए, पीछे जहां पे टेबल बना होगा, और नीचे नीचे चलते जाइए, ये वाला, हाँ ये वाला टेबल वाला, बस यहाँ से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी इंटेक है। 2025 का इंटेक को देख करके आप टारगेट यूनिवर्सिटीज कौन सी होगी। 79,000 बीएचयू में टोटल 9,000 एडमिशन होते हैं, जेएनयू में अप्रॉक्स 1500 एडमिशन होते हैं, और जामिया मिलिया में 2000। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे कि आपके टारगेट कहाँ होना चाहिए। आपको पता है कि एक ही जगह है, वो सबसे बड़ा जगह है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी,
उसके बाद BHU और उसके बाद JNU। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की इतनी सारी कॉलेजेस जहां पे आपको एडमिशन के चांसेस ज्यादा है, और फोकस करिए। बाकी बीटेक करना है, वो अलग अलग जगह कोर्स साइंस से रिलेटेड, तो उसको आप जा सकते हैं। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पर मैं अभी भी जानता हूं बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बाड़मेर से स्टूडेंट्स भी है, फैकल्टी भी है इस जैसलमेर और बाड़मेर से, तो आपका फोकस उन यूनिवर्सिटीज पे होना चाहिए जिनका सबसे ज्यादा देखना। फिर नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट 2025 का आप देखेंगे कोर्स वाइज इंटेक कहां है। DU में 40,000 जो आर्ट्स से रिलेटेड है, BA कोर्सेस है। BHU में 2500 के करीब सीट्स है। JNU में 431 सीट है। जामिया मिलिया इस्लामिया में 969, देन AMU में 800 है। फिर BSc के लिए DU में 19,916 19,116 है। BHU में 1403 है। JNU में 87 है और जामिया में 434 है और AMU में 1000 के करीब है। बीकॉम के लिए DU में 16,000 सीट है। BHU में 348, JNU में बीकॉम होता नहीं, जामिया में 55 है और AMU में 286। तो बीटेक के भी आप देख सकते हैं 50 सीट कहाँ है। DU में, BHU में 1686, JNU में 966 और AMU में 148। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोर्स वाइज कहाँ सीट ज्यादा है, BA कोर्स में, BSc में, बीकॉम में, बीटेक में, ये भी आपके पास डेटा होना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे तो अब एक नेक्स्ट स्लाइड, पाई चार्ट। ईश्वर जी और विक्रमादित्य जी, ये है ब्लू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी। सबसे बड़ा आपका जो इंटेक लेके चलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन के लिए आप एप्लीकेशन डालेंगे तो श्योर है, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट बाड़मेर, जैसलमेर से और जोधपुर से पढ़ रहे हैं, आप भी उनके पीछे और उनके साथ में हो सकते हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां कॉलेजेस है और वहां सीट्स ज्यादा है। जामिया सेकंड नंबर पे आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू थर्ड पे आ रहा है, बनारस सेकंड पे है, जामिया। इस तरह से आप कलर वाइज देख सकते हैं कि किस तरह से यूनिवर्सिटी का इंटेक है। तो मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी वाणी को विराम देना चाहिए, क्योंकि लंच का भी समय है और मेरे से आगे भी वक्ता भी होंगे, और गणपत जी हमारे साथ है जिनको आप सुनना चाहेंगे। हम तो सब्जेक्ट और यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं, वो इस क्षेत्र से है। तो सबसे पहले उनके, क्योंकि मुझे जब गणपत जी प्रवेश किए थे सभागार में तो एक अलग माहौल दिखा मुझे, तो इनका इस क्षेत्र में नाम है। और दूसरा, मैं इस आयोजक समिति के जितने भी सदस्य रहे हैं उनको शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया, स्पेशली महेंद्र जी और कमल जी जो मेरे विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, लेकिन उन्होंने बताया तब मैं इसमें शामिल हुआ। इसी क्षेत्र से हूं, क्योंकि हम जिन परिस्थितियों में काम करते हैं और उन परिस्थितियों में आगे जाकर के देखते हैं तो लगता है कि बहुत सारी चीजें इजी हुई, लेकिन स्ट्रगल लाइफ का पार्ट है। तो ईमानदारी से और मेहनत से आप लगन से काम करेंगे, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा मुकाम है जो आप हासिल नहीं कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, सभी को धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियों के सारे स्वागत व अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हैं सर का। ये थे गोविंद जी अणखिया जैसलमेर से। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और आपने CUET के एडमिट फॉर्म, एग्जाम फॉर्म, जानकारी सीट के वगैरह बताया। जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः सर का स्वागत व अभिनंदन। अति आवश्यक कारण से शिव विधायक रविंद्र सिंह जी भाटी हम सबके बीच में नहीं पहुंच पाए हैं, तो उनका वीडियो संदेश मैं अनुरोध करूंगा कि वे हम तक पहुंचाएं। कहने को वो निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन असल मायनों में वे सर्वदलीय हैं, जिनके चाहने वाले देश दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। आप સભાના પ્રણામ। મારું મન હતું કે હું આજ આપ સભાને બીચમાં રહે એક કાર્યક્રમ वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू होंगे युवा दिलों की धड़कन। दौर ने मीना और खूब साथ और सहयोग કર્યો परवीन भाई उमर वास्ते जीवन रे मीना आज सब बड़ो दिन હતો। जैन धर्म मीना दीक्षा लैंड रही अपने आप रे मीना एक अलग पद्धति रही, सब चीजा त्यागी करे और ईश्वर की सेवा रे वास्ते, परमात्मा की सेवा रे वास्ते आगे आणु, ये अपने आप रे मीना बहुत बड़ी चीज है। परवीन भाई रे एक ही बच्ची है और उहा आज दीक्षा रो आप સભાના પ્રણામ। મારું મન હતું કે હું આજ આપ સભાને બીચમાં રહે એક કાર્યક્રમ અટેન્ડ કરા, पर मारे एक मित्र है जिनका संघर्ष ने दौर ने मीना और खूब साथ और सहयोग કર્યો परवीन भाई उमर वास्ते जीवन रे मीना आज सब बड़ो दिन હતો। जैन धर्म मीना दीक्षा लैंड रही अपने आप रे मीना एक अलग पद्धति रही, सब चीजा त्यागी करे और ईश्वर की सेवा रे वास्ते, परमात्मा की सेवा रे वास्ते आगे आणु, ये अपने आप रे मीना बहुत बड़ी चीज है। परवीन भाई रे एक ही बच्ची है और उहा आज दीक्षा रो जो आयोजन है वो राख्यो हो और वे भावुक पल रे मीना
मीना भेड़ो रहनो ज्यादा जरूरी लग। साथ ही साथ आज ये आयोजन रे मीना पधारेड़ा समस्त शिक्षाविद, तमाम वरिष्ठ जन और विशेषकर जो आप अमूल्य समय निकाले देश री प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय रे मीना पधारेड़ा मारा समस्त बड़ा भाई ना हूँ हृदय री अनंत गहराइया भी खूब खूब आभार व्यक्त कर। आपने सहयोग री बदौलत ये आयोजन हो पारियो है, हूँ आप हमेशा आभारी रही। साथ ही साथ मारे सामा बिराज रहा बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा री नींव कही जाने वाली है युवा शक्ति। आप सबाना मारो प्रणाम मारो वंदन। है बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा और पूर्व पश्चिमी राजस्थान आप सबारी तरफ देख रही हो, एक आसारी नजर रे भेड़ो आप री तरफ देख रही हो। पूरा भरोसा है माना कि आप आने वाले समय रे मीना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रे मीना एडमिशन ले और ये बाड़मेर रो ये पश्चिमी राजस्थान रो ये अपने प्रदेश रो नाम जरूर रोशन करो और आने वाले समय रे मीना देश री सेवा अलग अलग जगह बिराजे आप मजबूती करोला। ये चीज मैंने पूरा भरोसा हूँ यूनिवर्सिटीज में रहो हाँ और यूनिवर्सिटीज मीना और छात्र राजनीति और छात्र जीवन मीना मारो विशेष प्रेम रहो। मैंने हुए दौर में हर यूनिवर्सिटी में ना जाऊं रो मौको मिले। मैं हर जगह चले जाता, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो चाहे तमाम बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तो वो जो भी युवा साथी मिलतो वो जरूर कहतो कि साहब अपने एथा में जो स्टूडेंट की संख्या है जितनी आनी चाहिए, जितनी अपन गोटे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स है उरे मुकाबले में बहुत कम स्टूडेंट था जो इतनी तक पहुंच पा रहा। तो मैं उन्हें पूछो कि अपन की करना चाहिए। उन्हें सलाह देनी कि सीयूटी एग्जाम ना अगर अपना लोग अगर एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट भी करने लग जाए तो उरो भी परिणाम जो है अपना बेहतर मिलने लग जाए। मैंने वो चीज ठीक लगी। मैंने चीज ये वास्ते ठीक लगी कि मारे इस बाड़मेर रो ये थार रो ये मालानी रो टाबर अगर बाहर निकले भारत रे अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रे मीना जा है पूरे देश ना नजदीक देख से तो निश्चित रूप रे मीना पूरे मन रे मीना एक भाव जरूर उठ से कि अगर जो लोग जो को इतनी क्षमता भी कोनी रखे वो जदे इतो बढ़िया परफॉर्म कर सके तो उआ ना देखे हमारे बाड़मेर रो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है निश्चित रूप रे मीना पूरे मन रे मीना भी एक भाव उठ से कि भाई अगर ए लोग कर सके तो मैं लोग क्यों कोनी। अमूमन अपने ये क्षेत्र में मीना तमाम जितना भी युवा है उन्हें हमेशा यही कही जा करे कि भैया बीएड कर लो, मास्टर बन जाओ। देखो मास्टर बनना कोई गलत कोनी है, बहुत बड़ी नौकरी है, राष्ट्र निर्माण का काम करे है। पर मैंने लगे कि अपने इतने विद्यार्थियों गोटे बहुत टैलेंट है, वो टैलेंट ना सही दिशा देने रो काम अपन सबाना भेड़ो वे सामूहिक रूप में मीना करना चाहिए। आज आप सबारे बीच में ना आदरणीय प्रोफेसर गणपत सिंह जी बैठा है। गणपत सिंह जी में ना विशेष प्रेम मारो रहो है और हमेशा जब ये ना देखा तो एक नई ऊर्जा भी माना मिले। तो एड़ा कई सारा जो वरिष्ठ जन है वो हमेशा प्रयासरत हुए कि मारे एथा मीना हुआ विद्यार्थियां ना मैं दिल्ली और बड़ा महानगर मीना तैयारी रे वास्ते भेजा, कोचिंग से वास्ते भेजा ताकि केतन केत आईएएस और आईपीएस बने जदे मारे ये बाड़मेर ये थार ये मालानी रो कोई लाल बेटो से तो वे पत्ती खुशी माना कदे हो कुछ सके। एक प्रयास है कि सीयूईटी रा ज्यादा ज्यादा आप सब फॉर्म भरो, ज्यादा ज्यादा आप परीक्षा दो और ज्यादा ज्यादा आप सेलेक्ट हुए ये तमाम फैसिलिटीज रो जो है वो फायदा उठा। आज की तारीख में ना अपना विद्यार्थी जो है बहुत कम संख्या में ना जा रहा है। अब समारोह एक कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है कि जो साथी ये तमाम चीजें नहीं कर सके उन्हें मोटिवेट करने रो काम अपना सबाना करना है। वो आज ये मौके मात है पधारेड़ा तमाम युवा साथियों रो खूब आभार व्यक्त करा और विशेषकर हमारी टीम रो तमाम जितना भी साथी जो आज वॉलंटियर रूप में मीना काम कर रहा है, जो हमारी अनुपस्थिति रे मीना भी आप ना कदे एहसास को होने दिनो कि आयोजन पूर्ण करा रहा है। एड़ा तमाम हमारा जो भी टीम रा मजबूत साथी है उन्हें सबानो आभार व्यक्त करा। आपरी बदौलत ही मैं लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। निश्चित रूप में ना आप सबाने सामूहिक प्रयास में ना आप आने वाले बाड़मेर री नींव ना और मजबूत कर और निवेदन कि आप सब ज्यादा फॉर्म भरवाया, तैयारी करया और जो तैयारी नहीं कर सके जो फाइनेंशियली एक हाथ में ना 5 आंगले एक जगह को नहीं है, अगर कोई भाई के कोई कमी रहती है तो उरे वास्ते आप सब पूरे तरीके में मजबूती में ना उरे भेड़ा रहे। जो टॉप स्टूडेंट्स है उन्हें भी बधाई, जो हमारे आगे थोड़ा मीडियम है उन्हें भी बधाई। पर मेरा आशा और विश्वास है कि आने वाले समय मीना आप बाड़मेर रो विजय पताका देश अलग अलग खूणा मीना जरूर फेरा हो। हूँ आप सब खूब खूब बधाई अर्ज करा। हूँ माफी भी चाहूँ कि आज आप बीच में ना ये जलसा मीना हाजिर हो कौन पायो, पर हूँ विश्वास बेड़ो का कि आने वाला खूब सारा कार्यक्रम हमारे ये बाड़मेर नींव ना मजबूत करने वास्ते आप करा और एक रचनात्मक कार्यक्रम जरूरी है। अमूमन जदे भी पॉलिटिकल लोगों ने कार्यक्रम की बात आए तो सीधे एक ही चीज देखी जाए कि भैया कोई आस है, कोई भाषण देश है, 4 बातें कैसे उठे जाणु है। पर आज जदे हमारी टीम में बैठो मैं उहाँ मीना बात करी कि सीयूटी रो एडो आयोजन कराणो है तो निश्चित रूप मीना उहाँ आंखा रे मीना भी एक अलग चमक थी। उहाँ कहो कि वाकई अपन एडी शुरुआत करनी चाहिए, एक एडी नई मिसाल तैयार करनी चाहिए, एक एडी नई मिसाल पेश करनी चाहिए ताकि तमाम लोग प्रदेश रे अलग अलग खूणा रे मीना, राजस्थान रे अलग अलग खूणा रे मीना ये ना लेर पॉलिटिकल लोग भी आगे आए। एड़ा सामाजिक सरोकार रे कामा रे मीना
ਆਪਾਂ ਸਭਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ शामिल होना चाहिए। ये प्रेरणा भी मारे तमाम जितना भी युवा साथी है उहाँ सभा में नहीं हूँ आप सभा खूब खूब आभार व्यक्त करा। आप सभा खूब सारो साथ स्नेह और सहयोग हमेशा रहो है और हमें आप देण में ना कदे माना कमी को राखी। हमें माना देण की बारी आई है। मैं कहीं कर सका, मैं आप सेवा में ना कहीं कदम उठा सका, मैं ये वास्ते निरंतर प्रयासरत रहा हूँ। पुनः आप सभा आभार व्यक्त करा। पधारियोड़ा वरिष्ठ जना रो, अभिभावका रो, प्रोफेसर्स रो, तमाम जितना भी हमारे दिल्ली में ना बड़ा भाई आया है, लगभग 12-14 घंटा रो सफर करे बाड़मेर तक। यहाँ बाड़मेर युवा साथिया ना अब मजबूत करने वास्ते पधारिया हो, ये वास्ते आप हृदय अनंत गहराई हम खूब खूब आभार व्यक्त करा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा।